हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम वापस अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बीपीएससी 3.0 की री एग्ज़ाम जो जुलाई में होने को है, टॉप क्वेश्चन से रिलेटेड ये वीडियो होगा। एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेकर ये वीडियो सामने है। ठीक, अगर आपको सेशन पसंद आए, मेरी मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दूसरी चीज़, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन को पढ़ाने से पहले मैं एक बात बता देती हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अभी जो समय आपके पास है उसमें आप कोई एक सन पढ़ते हैं तो उस सन से कोरिलेट करके जितनी भी उस सन में उसके आगे पीछे, लाइक 1924 के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो 1925 1926 को भी कोरिलेट करके आप पढ़ना स्टार्ट करिए। उससे आपके दो फायदे होंगे। पहली चीज, आप कंफ्यूजन आपका जितना होगा वो दूर हो जाएगा, क्योंकि सन को लेकर बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एग्जाम टाइम में उस सन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन इर्द गिर्द भी आता है तो आप क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस होते हैं उनको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। आपको पता है कि 5 ऑप्शन हैं। अगर आप सन को लेकर थोड़ा सा भी अगर आपके मन में डाउट है तो एटलीस्ट आप 5 ऑप्शन में आप 2 या 3 अगर ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं अपने पढ़े हुए सन के माध्यम से तो बहुत ही आसान होगा आपके लिए आंसर को पहुंचना, अगर आप कंफ्यूज हैं तो सेशन को लेट ना करते इसे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिटलर ने पोलैंड से 10 वर्षीय समझौता कब किया था? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एससीईआरटी का क्वेश्चन है, क्लास 9th में फ्रांस की क्रांति आप पढ़ते हैं उससे रिलेटेड है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, हिटलर ने पोलैंड से 10 वर्षीय समझौता कब किया था? तो पहले आप ये जानते रहिए कि 1934 में उसने ऐसा किया था, 10 वर्षीय समझौता किया था पोलैंड से। ठीक, अब हिटलर के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले कि हिटलर जो है बचपन में एक चित्रकार, एक पेंटर बनना चाहता है। तो एक पेंटर बनने वाला जो अपने बचपन में ये शौक रखता है कि उसे पेंटर बनना है, वो कैसे कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल होता है और जर्मनी का पूरी तरीके से देखा जाए तो एकीकरण करता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं शॉर्ट में। तो हिटलर का जन्म जो है ऑस्ट्रिया में हुआ था। ठीक, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध में इसे आयरन क्रॉस मिला था। यह आयरन क्रॉस जो है वो युद्ध में अभूतपूर्व प्रदर्शन के लिए वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था हिटलर को, आयरन क्रॉस से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपको पता है कि 1914 से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्रारंभ होता है, 1918 तक चलता है। ये 11 नवंबर 1918 को समाप्त होता है, जब वहाँ के जर्मनी का जो चांसलर होते हैं, जर्मनी के जो चांसलर राष्ट्रपति होते हैं, वो वहाँ पर सिग्नेचर करते हैं। फेडरिक एबर्ट जो हैं वो सिग्नेचर करते हैं, क्योंकि इससे पूर्व जो चांसलर होता है वो 10 नवंबर को त्याग पत्र देकर क्या हो जाते हैं, वहां से हॉलैंड चले जाते हैं। अब जर्मनी की सत्ता, आपको पता है कि जब 1914 से लेकर 1918 में प्रथम विश्व युद्ध चला 4 वर्ष तक, तो 11 नवंबर की जो डेट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि 10 नवंबर को जर्मनी का जो चांसलर होते हैं वो हॉलैंड चले जाते हैं या भाग जाते हैं इस्तीफा देके। तो अब बिना चांसलर के, बिना राष्ट्रपति के, यदि किसी कंट्री में वहां युद्ध हो रहा हो और युद्ध की समाप्ति अब घोषित करनी है, युद्ध को समापन के तौर पे ले जाना है, तो एटलीस्ट आपके पास एक राष्ट्रपति या एक प्रधानमंत्री उस देश के पास होना चाहिए, उसको क्या करने के लिए, एकीकृत करने के लिए, संधि पे सिग्नेचर करने के लिए। तो वहां की जो प्रजातंत्र थी, वहां का जो लोग थे, लोगों का द्वारा स्थापित किया हुआ शासन के तहत 11 नवंबर 1918, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 नवंबर 1918 को फेडरिक एबर्ट को वहां का जर्मनी का चांसलर बनाया जाता और उन्होंने ही संधि पर सिग्नेचर किया और उस संधि की सिग्नेचर से ही प्रथम विश्व युद्ध की होती है समाप्ति। उसके बाद होता है जर्मनी पर लगती है वर्साई की संधि, जो जर्मनी के लिए होती है बहुत ही अपमानजनक। ठीक, ये सारी स्थिति को, ये सारे पक्ष को हिटलर अपने समझ से, अपनी आंखों से सब चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से देख रहा था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर मैं आपको हिटलर के बारे में इतना सारे चीजें बता दी हूँ। 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति होती है और 1919 में 28 जून 1919 को होती है वर्साई की संधि। और इस वर्साई की संधि में जर्मनी के बहुत से रूर इलाकों को, सार जो था वो कोयले का एक बहुत ही प्रभुत्व संपन्न क्षेत्र था, एक बहुत ही संपन्न, कोयला के मामले में बहुत संपन्न क्षेत्र था। तो ये सारे प्रदेश जो है जर्मनी को के जो क्षेत्र थे उनको, रूस को, फ्रांस को दे दिए गए, मतलब वर्साई की संधि के तहत। तो आपको पता है कि ये हिटलर जो था ये समझ चुका था, ये बात जान चुका था कि ये वार्ड का, मतलब इसका जो बोलने का जो तरीका था ये एक बहुत ही अच्छा वक्ता था। और अपने वक्तव्य के माध्यम से इसने जितने वहाँ के लोग थे, जर्मनी के लोगों को क्या किया,
एकीकृत किया और आगे एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ दिया है कि पोलैंड से 10 वर्षीय समझौता कब किया, 1934 में किया, हिटलर ने किया था। ये सारी चीजें देखिए कम से कम 8 से 10 पॉइंट बता दिए हूँ, सब आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे क्वेश्चन, नाजी पार्टी का झंडा किस रंग का था? ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाजी रंग का झंडा जो था वो लाल रंग का था। नाजी पार्टी की स्थापना होती है हिटलर द्वारा, और ये जो है ये अपनी जो नेशनल नाम से, मतलब नाजी नाम जो है वो इसका शॉर्ट फॉर्म है। ध्यान रखिएगा, नाजी नाम जो है, नाजी पार्टी जिसे हम कहते हैं, ये असल में उसकी पार्टी का शॉर्ट फॉर्म था, नाजी पार्टी का। तो इसने सबसे पहले टारगेट किया यहूदियों को, और उसने बताया कि जो यहूदी लोग हैं, और इस मतलब अपना बताया कि मैंने वाक्पाटुता में इतना श्रेष्ठ था, इतना बोलने का उसका एक्सपीरियंस, उसका बोलने का जो वक्ता ये इतना बढ़िया था कि लोगों को अपने उसमें ले लिया। मतलब नहीं होता है कि लोगों को अपने बातों में ले गया, और जर्मनी का एकीकरण में इसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अंततः ये हुआ कि जब ये जान गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब हार होती है जर्मनी की, तो ये चारों तरफ से जब ये जान जाता है कि अब चारों तरफ से ये घिरने वाला है, तो ये अपने दोस्तों के, मतलब जो इसके सहयोगी जो इसका साथ दे रहे थे, और जिनको अब पता हो गया था कि हिटलर का साथ देने की वजह से, क्योंकि हिटलर अपनी क्रूरता की वजह से वर्ल्ड फेमस रहा था, तो यहूदियों के साथ उसने जितना नरसंहार किया था, तो जो इसके सहयोगी थे, जो इसके दोस्त थे, वो सब ये बात जान चुके थे। इसकी जो गर्लफ्रेंड थी, इसकी जो राजकुमारी कहते हैं, वो सब जान चुके थे कि अब इसके साथ रहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसने जर्मनी के एकीकरण में इतनी ज्यादा नरसंहार कर दिया था कि लोग जान चुके थे कि अब रूस, फ्रांस, अमेरिका जैसे बड़े देश जो है मिलकर इनको क्या कर लेंगे, खत्म कर देंगे। इसलिए उसने क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। और इसका प्रचार मंत्री गोबल्स था, उसने भी इसके साथ ही आत्महत्या कर ली थी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नाजी पार्टी का झंडा किस रंग का था? तो लाल रंग का था। ध्यान रखिएगा, ये स्वास्तिक चिन्ह को अपना मानक बताता था और यहूदियों को टारगेट किया था। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है, ब्राउन शटर नाम से जाने जाते हैं। तो जर्मनी की निजी सेना को ब्राउन शटर्स के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आया है परीक्षा में, इसलिए मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो ब्राउन शटर के नाम से जाना जाता है। तो जर्मनी की जो निजी सेना थी उनको ब्राउन शटर के नाम से जाना जाता था। ठीक, आगे है, सरहुल पर्व किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो सरहुल पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता? तो मुंडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता था सरहुल पर्व। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो जनजातियों के द्वारा मनाया जाने वाला ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। तो मुंडा जनजाति के द्वारा ये पर्व मनाया जाता है। जर्मनी राष्ट्र संघ का अध्यक्ष किस संधि के द्वारा बना था? तो देखिए 1925 में होती है लोकार्नो संधि, और उसके माध्यम से 1926 में कहा जाता है कि जर्मनी राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। लीग ऑफ नेशन की बात करें तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के दिमाग की उपज थी, और उन्होंने कहा था कि 1920 में 10 जनवरी 1920 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना होती है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसके तहत बताया गया था कि अब आगे चल के किसी तरह का कोई विश्व युद्ध नहीं होगा, इसलिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना होती। इस लीग ऑफ नेशन का संयुक्त राष्ट्र का अध्यक्ष बनता है, लोकार्नो संधि होती है 1925 में, और जर्मनी इसके माध्यम से इसका अध्यक्ष सदस्य बनता है। ठीक, लेकिन 31 जनवरी, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 31 जनवरी 1933 को जब हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है, वहां के राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग उनको जर्मनी का चांसलर बनाते हैं, और 1934 में हिंडेनबर्ग की मृत्यु के बाद जर्मनी का सर्वे सर्वा हिटलर बन जाता है। और जैसे ही वो सर्वे सर्वा बनता है तो 3 मार्च को वो सबसे पहले डिक्टेटर मतलब बताता है कि मतलब अब जर्मनी जो है वो पूरी तरीके से तानाशाही के शासन में रहेगा, तानाशाह शासन स्थापित करेगा। 3 मार्च 1933 को, ध्यान रखिएगा, ये भी डेट इंपॉर्टेंट है। और 1934 में हिंडेनबर्ग की मृत्यु के बाद जर्मनी का सर्वे सर्वा बन जाता है। ठीक, अब उसने सबसे पहले वो सारे कार्य किए जो वर्साई की संधि के तहत जर्मनी पर थोपे गए थे। राष्ट्र संघ का निर्माण भी, लीग ऑफ नेशन 1920 में बना था, उसने लीग ऑफ नेशन से यानी राष्ट्र संघ से पहले अपने जर्मनी को क्या किया, वहां से हटाया, और 1933 में उसने क्या कर लिया, जर्मनी को राष्ट्र संघ का जो सदस्य बना हुआ था वहां से हटाया, और धीरे धीरे वर्साई की संधि के तहत जो शर्तें रखी गई थी उसे धीरे धीरे मानना शुरू कर दिया। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लोकार्नो संधि कब हुई थी? 1925 में हुई थी। सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आगे क्वेश्चन कि मारिया प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी?
कंध जनजाति में, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कंध जनजाति में जो चक्र बिश्नोई द्वारा कंध विद्रोह के नाम से भी जानी जाती है, 1837 में हुई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मारिया प्रथा क्या होती थी, तो देखिए कुछ जनजाति में कुछ ऐसी प्रथा बहुत ज़्यादा चली आ रही थी, उनके समय से, काफ़ी समय से चली आ रही थी। उसमें एक मारिया प्रथा थी जिसमें नर बलि का प्रावधान था, यानी मानव की बलि दी जाती थी। और ये प्रथा जो थी वो किस जनजाति में प्रचलित थी, तो कंध जनजाति में प्रचलित थी। और ऐसे बहुत सी जनजातियों में ऐसे बहुत सी कुरीतियां विद्यमान हो गई थी जो अंग्रेजों के द्वारा भी हटाई जा रही थी। इसलिए वो ये सोचते थे कि उनका ये जो जनजाति में जो ये कुरीतियां हैं, ये अंग्रेजों की नज़र में और एक आम इंसान की नज़र में कुरीतियां होती थी, लेकिन जनजातियों की नज़र में ये उनके परंपरागत से रीति रिवाज थे। और अंग्रेजों का जब इसका विरोध किया जा रहा था या उनके पर, तो ये जनजाति विद्रोह करते थे कि नहीं, हमारी जो ये कुरीतियां नहीं है बल्कि हमारे रीति रिवाज हैं। तो इसको लेकर बहुत से जो है विद्रोह हुए थे, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ये सारे विद्रोह इन सब चीज़ों को लेकर हुए थे। मतलब कि उनके जो रीति रिवाज थे उनको कहीं, अब जैसे आपको पता है कि बैगा जनजाति जो थी वो जंगल की संतान अपने को मानती थी, और अंग्रेज कहते थे कि जो जंगल में, उन्होंने क्या कर दिया, एक बैन लगाए, एक अधिनियम लाए, और उन्होंने कहा कि जो जंगल में चारावाह हैं, लकड़ी जलावन के लिए लकड़ी इकट्ठा करते हैं, फल निकाल लेते हैं, सब्जियां निकालते हैं, उनको जाने से मना कर दिया। तो इन लोगों को लगा कि हम जंगल के ही संतान हैं और हमें क्यों मना किया जा रहा है, जबकि जो अंग्रेज जो थे वो लकड़ियों का इस्तेमाल, आपको पता है कि रेलवे स्लीपर्स के लिए भी कर रहे थे, रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इसके लिए लकड़ी अपार बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। तो ये चाहते थे कि भारत की इसमें तरक्की हो, हालांकि उसमें उनका निजी लाभ होता था, लेकिन उसके लिए इनके द्वारा जनजातीय विद्रोह का कई बार सामना करना पड़ा था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सामंती व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सामंतवादी व्यवस्था में भूमि का मालिक होता है राजा। अब राजा अपने अंडर में क्या करता है कि जो भी भूमि का जो उत्तरदायित्व है वो राजा के अंडर में होता है। राजा जिसको भी अपने हिसाब से कर पहले लेता है, अगर कर उसे टाइम से मिल जाता था। सामंतवादी व्यवस्था इसीलिए लोगों द्वारा क्या की गई, इसका बहुत ही ज्यादा अवमानना की गई, उसका बहुत ही ज़्यादा विरोध किया गया। क्यों? क्योंकि उसमें कहा गया कि आप इस तरह की व्यवस्था जिसमें राजा जो हैं वो सभी भूमि का, जैसे इतनी बड़ी भूमि है, इस भूमि में मतलब ऐसे ऐसे करके डिवीज़न होता था, लेकिन राजा का कहना था कि हम एक टाइम दे रहे हैं, इस टाइम में आपको कर देना है। अब जैसे ये किसान ने कर दे दिया, लेकिन ये किसान ने कर नहीं दिया, तो उनका कहना था कि आप मतलब एक, और उस मतलब राजा तो डायरेक्ट आके कर वसूल करते नहीं थे, तो बीच में मीडिएटर जो थे, जैसे जमींदार जो थे, वो इनका करते थे शोषण। राजा ने जैसे 6% लगान लगाया है, तो जमींदार इसको बढ़ाकर वसूलते थे और शोषण करते थे। तो इसलिए इस व्यवस्था का क्या हुआ, पुरजोर बहुत ज्यादा विरोध किया गया। इसका मालिक कौन होता था? राजा होता था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अशबाब ए बगावत मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। अशबाब ए बगावत हिंदी में किसकी पुस्तक है? तो सर सैयद अहमद खान की है, और ये 1857 की क्रांति के आई विटनेस भी थे। सर सैयद अहमद खान 1857 की क्रांति के आई विटनेस। अशबाब ए बगावत हिंदी में लिखी गई पहली पुस्तक, 1857 क्रांति के बाद हिंदी में लिखी गई पहली पुस्तक जो थी वो यही थी, अशबाब ए बगावत। आपसे अगर प्रश्न पूछे कि हिंदी की पहली पुस्तक जो सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो क्रांति, मतलब 1857 की क्रांति के आई विटनेस थे, कौन थे? तो 1857 क्रांति के आई विटनेस जो थे, एक मिर्जा गालिब थे और एक सर सैयद अहमद खान थे। और ये दोनों लोग जो थे वो 1857 की क्रांति के आई विटनेस थे। और इनका नाम इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन्होंने हिंदी में उस समय एक पुस्तक लिखी, अशबाब ए बगावत। इसमें उन्होंने 1857 की क्रांति में जो खुद देखा हुआ था उसका वर्णन प्रस्तुत किया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, किस अवधि को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या विस्फोट की अवधि किसे कहा जाता है? तो 1951 से लेकर 1981 की अवधि को, मतलब 30 साल की अवधि को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है। जनसंख्या विस्फोट की अवधि का मतलब ये है कि इस समय में जनसंख्या वृद्धि से ज्यादा मृत्यु दर जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। यहाँ एक बात और बता देती हूँ कि महान विभाजक वर्ष के रूप में 1921 को ध्यान रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, 1921 को महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है, और इस अवधि को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विस्फोट का मतलब ये होता है कि बढ़ी हुई संख्या, मतलब जब जनसंख्या क्या होती है, किसी भी, चाहे जनसंख्या किसी भी मात्रा में, जन्म दर बढ़े या मृत्यु दर बढ़े, तो ध्यान रखिएगा जनसंख्या विस्फोट की अवधि किसे कही जाती है? 1951 से 1981 की अवधि को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है। ठीक। बिहार का पहला लोकायुक्त कौन थे? वासुदेव सोहनी। बिहार के पहले लोकायुक्त कौन थे? तो वासुदेव सोहनी जो थे बिहार के पहले लोकायुक्त थे।
ये बिहार जो है वो बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। तब तक बिहार में उड़ीसा शामिल था और 1 अप्रैल 1936 को, ध्यान रखिएगा ये भी डेट इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा से बिहार को अलग किया गया था 1936 में, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। आगे को इसीलिए 1 अप्रैल को उड़ीसा में उत्कल दिवस यानी उड़ीसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, पहले बिहार, बंगाल, उड़ीसा सब एक में था, तो 1912 में सबसे पहले बंगाल से बिहार को अलग किया गया। उस समय बिहार में झारखंड, उड़ीसा ये सब राज्य स्थित थे। फिर 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया और आपको पता है कि 2000 में झारखंड अलग हुआ और ये बिहार का दक्षिणी हिस्सा था जो खनिज की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट आज माना जाता है। ठीक, आगे क्वेश्चन, भारत में आर्थिक सुधार प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1991 में भारत में आर्थिक सुधार विकास प्रक्रिया, आर्थिक सुधार प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो 1991 में प्रारंभ की गई, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? रॉबर्ट ओवन था, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर से बता देती हूँ, स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? तो रॉबर्ट ओवन थे। इनका नाम हम रूस में जो समाजवाद क्रांति चली थी या रूस की क्रांति जो चली थी उसमें इनका नाम बहुत ही ज्यादा उल्लेखनीय माना जाता है। इन्होंने बताया था कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है और इस कथन को, संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है, इस कथन को प्रूव करने के लिए इन्होंने इंडियाना नाम के में एक संस्था गठित की और उसमें इन्होंने एक कंपनी स्टैब्लिश की और इस कंपनी में जितने भी मजदूर कार्य कर रहे थे उनको जितनी भी वो मांग कर रहे थे उससे ज्यादा उनको मांग को पूरा किया, उनको वेतन अच्छा दिया, उनके खान पान का बहुत ही ज्यादा क्या किया, बंदोबस्त किया। मतलब तो उन्होंने देखा कि जितना उत्पादन वो हो रहा था उस कंपनी में, जितना उत्पादन हो रहा था उससे बहुत ज्यादा बढ़ के उत्पादन हुआ। जब उन्होंने जितने श्रमिक थे उनकी जितनी भी जरूरत थी उनको पूरा किया, उनकी मांग को पूरा किया, उनके खान पान के जीवन स्तर को थोड़ा सुधारा, तो उन्होंने देखा कि उत्पादन जो है ऑटोमेटिकली खूब ज्यादा हुआ। तो इसी बात से उन्होंने इस स्टेटमेंट निकाला और इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए उन्होंने इस बात को सिद्ध किया कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। यदि आपके मतलब पूंजी में, आपके किसी भी कारखाने में, आप कोई कारखाना स्थापित करते हैं, कारखाने में यदि श्रमिक हैं और वो श्रमिक की अगर आप जरूरत पूरा कर रहे हैं तो श्रमिक खुश होकर अपने कार्य को क्या करेगा, बहुत ही लगनता से करेगा। इसी बात के लिए रॉबर्ट ओवन को मार्क्स पूर्व मार्क्सवादी विचारधारा से थे, ये फ्रांस के नहीं थे। बाकी मार्क्स के जितने पूर्व धारक जो थे वो फ्रांस के थे, ये इंग्लैंड के थे, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लैंड के थे और इन्होंने ही एक स्टेटमेंट दिया था कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। ठीक, सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई? तो लंदन में प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा लागू की गई 1870 में। अब लंदन में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि लंदन में उस समय भूमिगत 1863 के टाइम, ध्यान रखिएगा ये सन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1863 में भूमिगत रेलवे की स्थापना हो रही थी लंदन में। तो उस समय लंदन जो था वो, आपको पता है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति भी इंग्लैंड में हुई थी, औद्योगिक शहरीकरण का भी विकास सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए लंदन में हो रहा था भूमिगत रेलवे का निर्माण और 1863 में हो रहा था। 1863 एक और चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है पटना कॉलेज की स्थापना भी 1863 में हुई थी, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता रही हूँ एक सन से आपको 3 पॉइंट बता रही हूँ, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई? 1870 में। भूमिगत रेलवे की स्थापना कब की गई? 1863 में। 1863 में पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी, 9 दिसंबर को माना जाता है। ठीक, आगे क्वेश्चन, मुंबई किराया कानून कब बना? तो 1918 में मुंबई किराया कानून बना, ध्यान रखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिटी ऑफ, ये का लिख दिया है, सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई? 1898 में। ये सन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बताती हूँ क्यों। 1918 में, ध्यान रखिएगा, पहली चीज आप मुंबई अगर बात करें तो उस समय बंबई थी, बंबई को बंबई प्रेसिडेंसी की राजधानी कब बनाई गई? तो ये ध्यान रखिएगा, ये 1819 में, यानी 1819 में बंबई प्रेसिडेंसी को बंबई की राजधानी बनाया गया, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मुंबई किराया कानून कब बना? तो जस्ट अपोजिट, यानी 1918 में। वो 1819 में बना था, ये 1918 में बना था, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना हुई 1898 में। इस सन का संबंध जो है, 1898 का संबंध जो है रूस की क्रांति से। रूस की क्रांति में आपको पता है कि रूस बहुत बड़ा देश है और इसका 85% हिस्सा जो था वो साइबेरिया, बहुत ठंडे इलाके में जाता था जहां पर कृषि नहीं हो पाती थी और रूस के अधिकांश लोग कृषि पर ही निर्भर थे। तो वहां पर कल कारखाना होने के वजह से, लौह इस्पात, कोल इस्पात, ये सब का व्यापार होने के वजह से वहां पर कल कारखानों की स्थापना बहुत ज्यादा हो रही थी, इसलिए मजदूर वहां काम कर रहे थे। और चूंकि कृषि वहां का परंपरागत
विषय था, इसलिए वहाँ पर कृषि भी बहुत ही हो रही थी, इसलिए वहाँ पर किसानों की भी स्थिति बहुत ही दयनीय थी और मजदूरों की स्थिति भी बहुत दयनीय थी। इसलिए जब रूस की क्रांति हुई तो उसमें सिर्फ इस बात को लेकर के कि रूस की जो क्रांति है वो मजदूरों के पक्ष में हो कि किसानों के पक्ष में हो, तो बोल्शेविक का नेता था जिसे हम लेनिन कहते हैं, लेनिन के नाम से फेमस जो हुआ था, उसने कहा कि किसानों में इतनी एकजुटता नहीं है तो इसलिए हम लोग मजदूरों को पक्ष में रख लेते हैं, जबकि मेंशेविक कहते थे इसके जस्ट अपोजिट कहते थे। तो सिर्फ इस बात को लेकर वहाँ के जो दल बना था, जो संगठन बना हुआ था, उसमें फूट पड़ जाती है और बोल्शेविक मेंशेविक में विभाजन हो जाता है, वो भी इसी सन में होता है। तो ध्यान रखिएगा, इस सन से रिलेटेड भी मैंने आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दी, वो सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो, ये सारे क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो, मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आई होप ये सारे सन मैंने आपको बताया कि कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें तैयार होंगी। थैंक यू सो मच।